अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5.7 एंड क्वेश्चन नंबर 5.8। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7 which states that state the direction of following vectors in simple situations: angular momentum and angular velocity। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की हमने डायरेक्शन बतानी है इन सिंपल सिचुएशंस। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। तो हम लिखेंगे एज वी नो द एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एल विच इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम p। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट एंगुलर मोमेंटम is always directed perpendicular to the plane containing r which is the position vector and p which is the linear momentum according to राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम राइट हैंड रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे? जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में, कि हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट रिटन वेक्टर विच इज द पोजीशन वेक्टर आर। देन अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे in the direction of rotation of the second vector which is the linear momentum p. Then the thumb of your right hand shows the direction of resultant vector which is the angular momentum in this case. तो स्टूडेंट्स, ये थी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखते हैं। तो हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी which is represented by the letter omega is taken along the axis of rotation given by right hand rule।
if rotation is along the curl of the fingers, of the right hand, then the outward thumb gives the direction of angular velocity. Now students, अब हम लिखेंगे according to right hand rule, राइट हैंड रूल के मुताबिक फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर काउंटर क्लॉकवाइज rotation, the direction of angular velocity is outward along the axis of rotation. But for clockwise rotation, the direction of angular velocity is inward along the axis of rotation. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी, तो जब हम अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आपके राइट हैंड का जो थंब है वो इनवर्ड होगा, जो कि किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। नाउ स्टूडेंट्स, अगर राइट हैंड की फिंगर्स को हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो हमारे राइट हैंड का थंब वर्टिकली अपवर्ड होगा, जिसको हम शो करेंगे कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के आंसर में, तो आपको राइट हैंड रूल की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5.7 का आंसर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.8 विच स्टेट्स दैट
explain why an object orbiting the earth is said to be freely falling. Use your explanation to point out why objects appear weightless under certain circumstances. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन करना है व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, और सेकंड पार्ट में हमने बताना है व्हाई ऑब्जेक्ट्स अपेयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से आंसर करेंगे, हम लिखेंगे an object such as an artificial satellite orbits the earth due to the force of gravity। कि अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल मोशन किस फोर्स की वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इट्स सेंट्रीपिटल acceleration is equal to the acceleration due to gravity। directed towards the center of the earth। Hence a satellite is always falling towards the center of the earth with acceleration equal to g, which is the gravitational acceleration, and is a freely falling object। It does not hit the ground because of its tangential velocity and curvature of the earth।
तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को किस तरह से आंसर किया। हमने बताया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सच एज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जमीन के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन वो कभी भी जमीन के सेंटर को हिट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन नंबर 5 के एक टॉपिक के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, दैट इज द रियल एंड अपेरेंट वेट। तो स्टूडेंट्स, याद करें जब हमने रियल एंड अपेरेंट वेट के लास्ट केस को डिस्कस किया था व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तो उस केस में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन या लिफ्ट का एक्सेलरेशन हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल पुट किया था। तो स्टूडेंट्स, उस केस में ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट था दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है जब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव करे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आंसर करते हैं, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन circumstances. In the frame of reference of a freely falling object, the bodies appear weightless because both the body inside and the frame of reference are falling with the same acceleration. The relative acceleration of the body with respect to its frame of reference is 0. Hence, it seems that no force is acting on the body and when it is suspended to a spring balance,
it shows its weight equal to 0। तो स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट का आंसर किस तरह से किया, हमने बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे तो ऑब्जेक्ट का अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, मींस उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो स्टूडेंट्स अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो इट मींस दैट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो इट मींस दैट अगर हम उस ऑब्जेक्ट को जो कि फ्रीली फॉलिंग मोशन कर रहा है उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, जीरो। तो स्टूडेंट्स हम अपने इस पार्ट को भी रियल एंड अपेरेंट वेट के लास्ट केस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि जब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही थी तो उस केस में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट जीरो के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे तो उसका वेट जीरो हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.8। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।